तौर पर जो हिंदी साहित्य में जो जिस तरह इन्होंने कहा सत्या जी ने कि मैंने एक ब्रेक के बाद में पर्यावरण पर काफी चर्चा की है और मैं ये देख रही हूँ कि आज जिस लॉकडाउन में हम हैं तो इसमें कितनी तरह की सवालों से हमको रूबरू आज होना पड़ रहा है जिनको हमने विकास की दौड़ में बहुत पीछे छोड़ दिया था। तो देखिए, एक लेखक के तौर पर एक लेखक समय के एक बिंदु पर बैठा हुआ पीछे चले गए अतीत और आने वाले भविष्य दोनों पर निगाहें रखता है और कई बार वो ऐसी भविष्यवाणी भी कर जाता है जिसको वो खुद नहीं जानता है कि कभी सच हो सकती है, बल्कि सच पूछिए तो वो चाहता भी नहीं है कि ऐसा हो। बस एक काल्पनिक दुनिया में जाकर वो अपने पात्रों और अपने कथानक के द्वारा जैसे एक चेतावनी सी देता होता है। और यह चेतावनी आती कहाँ से है? उसके इर्द गिर्द चल रही दुनिया की जीवन शैली, तौर तरीकों, विज्ञान के तथ्यों, चौंकाने वाली अखबारी सूचनाओं पर यह आधारित होती है और उसके मन में जाने कहां से एक ऐसी संभावना शक्ल लेती रहती है कि कुछ ऐसा वो लिख जाता है जो उसे लगता है कि सचमुच जैसे उस लिखते समय में वह घटित होता हुआ अपनी आंखों के सामने देख रहा है। मैं चाहूंगी कि आपने बहुत सारी उद्बोधनकारी बातें सुनी, बहुत सारे विश्लेषण सुने जो हमारे ऋग्वेद से, हमारे संस्कारों में, हमारी आत्मा में बसे हुए जो पर्यावरण संबंधी मुद्दे थे। कुछ कविताएं जो हमने सुनी, कामायनी कुंवर नारायण जी ज्ञानेंद्रपति की, जो करुणाशंकर जी ने सुनाई। मैं चाहती हूँ कि मैं कलिकता वाया बाईपास में आज के 20 साल पहले जो मैंने एक अंत में एक परिशिष्ट जैसा छोटा सा एक अंश लिखा था वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। तो इस उपन्यास में 1 जनवरी 1925 के दिन 3 मित्रों किशोर, शांतनु और अमोलक ने एक ऐसा करार किया था कि वे 75 साल बाद 2000 ईस्वी में कलकत्ते के विक्टोरिया मैदान में सामने की तरफ लगी रानी विक्टोरिया की मूर्ति के नीचे मिले। अब 1998 में छपे इस उपन्यास के अंत में 2 साल बाद एक काल्पनिक दुनिया की जो तस्वीर खींची हुई है उसका कुछ हिस्सा मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। संसार की गति में कब क्या परिवर्तन होता है इसे कौन जानता है। किशोर बाबू की पत्नी सोच रही थी कि क्या किशोर बाबू घर छोड़कर चले जाएंगे। तभी दुनिया में एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसने सिर्फ उनका ही नहीं सारे संसार का जीवन बदल डाला। अब तक लोग डरते आए थे कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, पर वैसा कुछ नहीं घटा। जो घटा वह बिल्कुल अकल्पनीय था, एकदम जिसे अनहोनी कहते हैं। अचानक संसार में प्रकृति के 5 तत्व मिट्टी, जल, आग, आकाश और हवा गड़बड़ा गए और उसका प्रभाव सबसे पहले दुनिया के सबसे ताकतवर देश में दिखाई पड़ा। अब तक वैज्ञानिक कहते आए थे कि संसार का तापमान बढ़ रहा है और हवा की छतरी में छेद हो रहा है, पर हर व्यक्ति समझता था कि ऐसा कम से कम उससे जीते जी नहीं होगा। दुनिया के सबसे ताकतवर देश में अचानक सारे पेड़ पौधे मरने लगे, इस तरह जैसे कि धरती के अंदर किसी ने जहर घोल दिया हो। हवा में ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई कि लोगों के लिए सांस खींचना दुष्कर हो गया। तुरंत सारे देशों ने अपना अपना अनाज सालों में बंद कर लिया ताकि वे भूखे न मर जाएं। 1 किलो सोने के बदले 1 किलो गेहूं तक देने को कोई देश तैयार नहीं था। सारी मोटर गाड़ियां बेकार हो गईं। बड़ी बड़ी इमारतों में लिफ्ट न चल पाने के कारण और पानी न पहुंच पाने के कारण उनमें रहना असंभव हो गया। अब सबसे सुखी, सबसे गरीब आदमी बन गया था जिसे धरती पर ही रहने और पैदल चलने की आदत थी। सबसे जरूरी काम खाने के लिए अनाज, फल, सब्जियां उगाना हो गया और इस काम को जानने वालों की तनख्वाह सबसे अधिक हो गई। ऑक्सीजन ही इस पृथ्वी को बचा सकती थी। यह सूचना दुनिया में फैलाने के लिए अब न कंप्यूटर, टीवी, अखबार की जरूरत थी, न हवाई जहाज, जलयानों और रेलों की। ऐसे लोग जो अपने गांवों के अमूल्य हवा, पानी, आकाश को छोड़कर शहरों में नरक जैसा जीवन बिताने आए थे, मुक्त हो गए। वे सब बड़े उत्साह से वापस अपने गांवों की ओर लौट पड़े, क्योंकि शहरों में मिले पैसे से अब वे कुछ ऐसा नहीं खरीद सकते थे जो कोई काम आए। इसलिए वापस वे अपनी धरती की गोद में बैठने के लिए चल पड़े। देखिए, ये एक काल्पनिक हिस्सा था जो आज के 20 साल पहले मैंने कलिकता वाया बाईपास में लिखा था। आज उसको पढ़ते हुए, आपको सुनाते हुए आप देख रहे होंगे कि आज कुछ ऐसी स्थिति से हम गुजर रहे हैं और आज पर्यावरण के मुद्दों ने हमारी चेतना को इस तरह घेर लिया है कि साहित्य उससे मुख नहीं मोड़ सकता। अभी तक हम हिंदी साहित्य में इन मुद्दों को कहीं ना कहीं साहित्यिक विमर्श के बाहर मानते आए थे,
जब तक कि वे बड़ी जनसंख्या के विस्थापन का या शोषण का कारण न बने हों, जैसा कि हम संजीव और वीरेंद्र जैन के उपन्यासों में देखते हैं। खुद मेरे उपन्यास एक ब्रेक के बाद में इसका जिक्र सत्या जी ने किया। लेकिन अब देखिए कि कुछ एक ऐसी स्थिति है कि एक बहुत माइक्रो लेवल पर हम देख रहे हैं कि हमारा जीवन किस तरह एक बदलता जा रहा है। जेल में बंद एक आदमी को कैसी अनुभूति होती है, यह हमें अब शायद ज्यादा समझ में आ रहा है। हमारे मानस में व्यक्ति की परतंत्रता, राजतंत्र की नाकामी, ये जो हिस्सा मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि मजदूर धरती की गोद में बैठने चले गए, आज वे किस परिस्थिति से गुजरे और एक व्यक्ति की कैसी असहायता है, इस पर बहुत सारे सवाल आज कोविड-19 ने हमारे सामने खड़े कर दिए। अमेरिका जैसे ताकतवर देश की ताकत कितनी खोखली है, यह भी हम अब देख पा रहे हैं। और देखिए कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में जिस सामाजिकता की हम बात करते आए, कई बार ये बातें होती रही कि इंटरनेट ने और ये आपके सोशल मीडिया वगैरह ने व्यक्ति से व्यक्ति की दूरी बढ़ा दी है। किंतु देखिए आज एक ऐसी स्थिति है कि इस सामाजिकता का माध्यम ये इंटरनेट बन रहा है और व्यक्ति व्यक्ति से मिलने में घबरा रहा है। उसको लग रहा है कि हर व्यक्ति जो उसके पास आ रहा है कहीं वो उसके लिए बीमारी न लेकर आ रहा हो। तो ये जो डर हमारे मन के अंदर में आ गया है, अब ये हमारे सामाजिक रिश्तों को, हमारी सामाजिकता को किस तरह बदलेगा आने वाले समय में, ये एक बहुत सोचने की बात है और साहित्य के लिए भी डेफिनेटली एक विषय है। अंग्रेजी के लेखक अमिताभ घोष प्रकृति के छेड़छाड़ के दुष्परिणामों पर अपनी कथाएं बहुत सारी कहते रहे हैं। उनके कई उपन्यास सुंदरवन के प्राकृतिक उजाड़पन को लेकर के लिखे गए हैं। और अभी आप देखिए कि लॉकडाउन में जब अभी मैं किसी जरूरी काम से एक बार बाहर निकली तो मैंने ये देखा कि मैंने कलकत्ते में जो अम्फान तूफान आया था, ऐसा लगता था कि जैसे कोई आप यहाँ पर कोई युद्ध हुआ हो, एक वॉर जोन से आप गुजर रहे हो। पूरा शहर जैसे उजड़ा पड़ा है, सारी कम से कम 50% कलकत्ते की हरियाली कहते हैं कि कम हो गई। और उसके बावजूद भी लेकिन एक बात जो बहुत मतलब कष्टदायक मुझे लगी कि सड़कों पर गाड़ियां लगभग उसी तरह से चल रही हैं। तो आप ये देखिए कि अभी हमने ये जो इन्होंने कहा राजेंद्र सिंह जी ने कि मतलब हमारा जो कर्तव्य बनता है कि हम किस तरह इस प्लेनेट को सुधार सकते हैं, इस जो हो रहा है, किस तरह लॉकडाउन ने अपने आप जिन चीजों को सुधार दिया, गंगा का करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके जो गंगा शुद्ध नहीं हो पाई, वो किस तरह लॉकडाउन में, यानी कि हमने अपनी जो गतिविधियां बंद कर दी उसके कारण वो शुद्ध हो गई। तो ये गतिविधियां क्या हम सचमुच बंद कर सकेंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि आप देखिए कि आज की ही अखबार की सुबह मैंने रिपोर्ट पढ़ी कि हम बड़े खुश हैं कि 50% फ्यूल कंजम्पशन यानी पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन ऑलरेडी होने लग गया है। तो इसका अर्थ यह है कि हमारी जो विकास, जो हमारा जो रुक गया था, हमारी जो इकोनॉमी जो रुक गई थी, वो अब वापस कम से कम 50% नॉर्मल हो गई। तो अब ये जो नॉर्मलसी है, ये वापस हम उसी दिशा पर जाएंगे और उसी तरह प्रकृति में तापमान बढ़ता रहेगा। ये तूफान कभी बंबई में कभी दिल्ली में उठते रहेंगे और इस तरह से हमारी जिसको हम विकास कहते हैं, जिसको हम सभ्यता कहते हैं, इसको उजाड़ते रहेंगे। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो आज मेरे मन में इस कोविड-19 के लॉकडाउन में रहते हुए और अपने आसपास की दुनिया को देखते हुए, उस जीवन शैली को देखते हुए बराबर उठ रहे हैं। और सचमुच हमें उस मानसिकता में, उस मानस को बनाने की फिर से बहुत अधिक जरूरत है। जब नदी सचमुच हमारी माँ थी और वायु, जल, अग्नि, ये सारे देवता हमारे जीवन में मौजूद थे, जिनको हम रोज के जीवन में एक पूजा का, एक देवता मान करके उनके प्रति पूजा का भाव रखते थे, श्रद्धा का भाव रखते थे। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे